फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं एडम स्पॉइलर फॉरवर्ड नामक एक विज्ञान फाई फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस डायस्टोपियन भविष्य में देखे और हवाले दो आंकड़े एक उजाड़ भूमि में कहीं और घूमते हैं। संपर्क नंबर 2,27,900 या एडम विभिन्न मशीनरी से भरे एक कमरे में उठता है। अपने परिवेश का निरीक्षण करने पर एडम सख्त रूप से अपने आप को अपने दायरे से दूर खींच लेता है जब तक कि पट्टियां स्वचालित रूप से उसके यांत्रिक खोल से अलग नहीं हो जाती जिससे वह फर्श पर उतर सके। जब वह अपने शरीर को देखता है तो वह भारी सांस लेता है। नारंगी सामग्री को फाड़ देता है जो मुश्किल से उसकी धातु की भुजाओं को ढांकती है। जैसे ही वह जमीन पर रेंगता है वह फर्श पर अपना प्रतिबिंब देखता है। जागने के बाद पहली बार अपना चेहरा खोजता है। भयभीत एडम अपने शरीर के चेहरे के हिस्से को लगातार खींचने की कोशिश करता है जब तक कि वह खुद को फर्श पर पटक न दे। उसके चेहरे पर एक दरार छोड़ देता है। उनके सभी प्रयासों के बावजूद एडम की हरकतें जल्द ही बंद हो जाती हैं। जब एक अलार्म बजता है जो बिना किसी अन्य विकल्प के एक दरवाजा खोलने के साथ उसे सचेत करता है। वह अपने पैरों पर वापस आ जाता है और दालान से बाहर निकलने पर उज्ज्वल बाहर देखने के लिए चलता है। वह अपने जैसे कई अन्य रोबोटों को देखता है जिनके शरीर पर नारंगी और नीले रंग की फिनिशिंग होती है। सभी उनकी छाती पर स्क्रीन के साथ लगे होते हैं जो संपर्क नंबर प्रदर्शित करते हैं और हर किसी को सीधे एक अज्ञात गंतव्य पर ले जाते हैं जो बंदूक से लैस नियमित मनुष्यों द्वारा निगरानी की जाती है और उनके सुरक्षात्मक गियर की रक्षा करते हैं। जब कोई रोबोट उस पर कदम रखता है कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड ने उन पर गोली चला दी। असंतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहने के लिए गार्ड जमीन पर शूटिंग शुरू कर देते हैं। चेतावनी के रूप में कुछ रोबोट झुकते हैं और आग की रेखा से दूर जाने के लिए बचाव करते हैं जिन्हें अभी भी दुर्भाग्य से गोली मार दी जाती है। एक अन्य गार्ड आदमी को आगे शूटिंग करने से रोकता है और हमारे दो सिलहुटों को उनके स्थान पर आने के लिए इशारा करता है। यह देखते हुए कि गार्ड उनके बेस के अंदर पीछे हटना शुरू कर देता है। उनका मंच मुड़ा हुआ है और रहस्यमय अजनबियों का सामना करने के लिए रोबोट को छोड़कर टॉवर में वापस आ गया है। जब वे करीब आते हैं जॉर्जिया के आगे जले हुए रोबोट उन दो की तुलना में फीकी आहें भरते हैं जो झुके हुए पैरों से लैस हैं, कम आकर्षक लगते हैं। वे रोबोटों की भीड़ के करीब चलते हैं जबकि अपने पोल पैरों को पीछे छोड़ते हुए रोबोटों को करीब से देखने पर उनकी ऊंचाई के स्तर पर मिलते हैं। दो आंकड़े रोबोट निकले, एक समुराई जैसा दिखता है और एक बड़ा जो एक शोमैन जैसा दिखता है। नीना लूज को रोबोट संदर्भों की ओर अपनी हथेली उठाने से पहले जमीन पर अपना पोल सेट करने की जरूरत है। कुछ सेकंड में उनकी छाती पर स्क्रीन एक एक करके गड़बड़ करना शुरू कर देती है। जब दो रहस्यमय रोबोट एडम में एक रोबोट हथियार छोड़ने के लिए दूर चले जाते हैं क्योंकि यह दो अन्य रोबोटों का अनुसरण करने का फैसला करता है स्वतंत्रता की खोज में, तो उसके पीछे एक आखिरी नजर के साथ आदम भी भीड़ का पीछा करता है क्योंकि रोबोट उनका पीछा करते हैं। वे जल्द ही एक जलती हुई बंजर भूमि को पार करते हैं। हालांकि कठोर परिस्थितियों ने यांत्रिक गोले के बावजूद रोबोटों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक रोबोट जिसके हिस्से हल्के से जले हुए हैं उसके चेहरे से लटका हुआ है। एक समूह के साथ चलने के अपने प्रयासों के बावजूद विद्युत धाराएं इसके शरीर के साथ चलती है क्योंकि इसमें खराबी जारी रहती है। यह दर्द के रूप में हौंफता है या देरी से जमीन पर गिर जाता है और अपने रोबोट साथी को गिरते हुए देखता है और बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है और इस बातचीत को नोटिस करने में मदद करने के लिए वापस चला जाता है। न तो हारने वाले अपने स्थान पर वापस चलना शुरू करते हैं जबकि अन्य रोबोट आगे बढ़ते रहते हैं और अपने गिरे हुए साथी की उपेक्षा करते हैं। एडम उसके हाथ तक पहुंचता है और एडम्स की मदद के प्रयासों के बावजूद उसे ऊपर खींचता है लेकिन जब आप उनके क्षतिग्रस्त साथी पर जांच खो देते हैं तो वह क्षतिग्रस्त रोबोट को वापस लाने में असमर्थ होता है। उसने नोटिस किया कि रोबोट अपने अंतिम पड़ाव को पूरा कर चुका है और अब काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे दूर चलने की जरूरत है और एडम के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक छिपी हुई सुविधा पर पहुंचकर प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले रोबोट मुझे एक चमकदार रोशनी वाले प्रवेश द्वार का खुलासा करने वाले सभी के लिए दरवाजे खोलने से पहले सलामी देते हैं। मंदारिन में बोलने वालों पर सतर्क परतों के रूप में हर कोई सूट का पालन करता है। उनसे कह रहे हैं कि कीटाणु शोधन के लिए प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। एक बार हर कोई अंधेरे सुविधा के अंदर है। रोबोट सभी अलग अलग समूहों में प्रकाश की चमक के आसपास बैठते हैं जबकि वे न तो हारते हैं, बताते हैं कि किसे या क्या खोने की जरूरत है, लेकिन वे सभी कंसोर्टियम की चारदीवारी वाले शहर में रहते थे लेकिन वे मानव शरीर से कटे हुए थे और केवल उनकी चेतना को वर्तमान रोबोट गोले में स्थानांतरित कर दिया गया। उनमें से किसी को भी इसकी याद नहीं है और न ही उनके जीवन के बारे में सामान्य रूप से क्योंकि कंसोर्टियम को उनके दिमाग को खोने की जरूरत है। एक गुंडागर्दी के अपराध में 10 नागरिकों की जान बचाई गई है। हालांकि कंसोर्टियम उनके दिमाग को दागी के रूप में परिभाषित करता है, इसलिए उनका कोई उपयोग नहीं है। स्थिति के बारे में उनके ज्ञान के बावजूद उन्हें यह बताने की जरूरत है कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें जीवित क्यों रखा जा रहा है और वे किस हद तक जानते हैं कि यह पीढ़ियों के लिए इस तरह से किया गया है। इस प्रकार जब रोबोटों को उनके पिछले बाड़ों से मुक्त किया गया तो उन्हें अनलॉक करने के लिए ढीले कर दिया गया। इस प्रकार खराबी स्क्रीनों ने उन्हें अनलॉक नहीं किया था।
वे सभी तब तक लक्ष्यहीन भटकते रहेंगे जब तक कि रोबोट बॉडी की बैटरी फेल नहीं हो जाती और मस्तिष्क का दम घुटने लगता है। नीलू कहती है कि उसने उन सभी के लिए जीवन चुना क्योंकि वह हमेशा जीवन को चुनेगी। फिर उन लोगों के लिए जो अभी भी अतीत के भ्रम में फंसे हुए हैं, उन्हें खोने की जरूरत है। हमारे एक साथी की ओर इशारा करता है जो उस नोट के कारण दूसरे कमरे में एक खिड़की से उन्हें देख रहा था। अगर आप रोबोट से सवाल करते हैं कि दर्पण कौन है या क्या है, तो अनीता लूस बताती है कि वह कोई है जो उनके दिमाग के निशान को क्रम से पढ़ सकती है, उनके इतिहास, अतीत और अपराधों को प्रकट करने के लिए। रोबोट एक दर्पण के साथ प्रत्याशा में उठते हैं और उनसे जुड़ने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं। वह सीधे एडम के पास जाती है और उसे यह देखने की अनुमति देती है कि उसके काले लबादे के नीचे दर्पण भी एक रोबोट है जो एक मानव के समान दिखता है, लेकिन उसकी आंखें कहीं नहीं दिखती हैं। इसके बजाय जब उसकी आंखों को अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए, तब उसका मूविंग स्कैन होता है। एडम की ओर दर्पण में एटम्स कंसोर्टियम क्रिमिनल कोड पड़ता है जो बताता है कि एडम्स का गुंडागर्दी राजद्रोह है। टैकोमा दीवार वाले शहर पर हमला करने पर एडम आतंकवाद का भी दोषी है। कंसोर्टियम के खिलाफ उसके अपराध अनावश्यक ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिए वह आदम की ओर चलने के लिए खड़ा हो जाता है। एडम इन आरोपों का खंडन या पुष्टि करने के लिए कुछ नहीं करता है क्योंकि अनावश्यक रूप से उसे एक जिज्ञासु टकटकी से देखता है। इस बीच कहीं कहीं यह सूखी हुई भूमि एक 4 दीवारी वाला आवास है जिसकी देखभाल इन दीवारों से परे कुछ बचे लोगों द्वारा की जाती है। यह हरियाली का एक चमत्कारी पैच है। वे अभी भी अपने वास्तविक शरीर में मनुष्य हैं जो कृषि के चारों ओर रखे हुए हैं, जबकि रोबोट एक क्रूज से बंधे हुए हैं और उनके ऊपर जनजाति का एक बैनर लटका हुआ है। जनजाति का नेतृत्व एक पुजारी द्वारा किया जाता है जो अपने स्थान के सामने की ओर 2 पहरेदारों के साथ चलता है। वहाँ उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे प्रणाम करता है। अनुयायियों के रूप में वर्तमान के विपरीत महिला सुरक्षात्मक गियर पहनती है जिसमें एक मुखौटा भी शामिल है जो उसे ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जब पुजारी मैरियन को देखने के लिए कहता है कि वह क्षण भर में तेज धूप से दूर हो जाती है, फिर भी पुजारी ने उसे आश्वासन दिया कि उसने सहायता के लिए अपने जनजाति की तलाश करने का सही फैसला किया है। उसने उसका नाम पूछा और उसने खुद को मारियन के रूप में पेश किया जो एक कमजोर भार वाली महिला थी जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके नाम को पहचानना पुजारी उसे बताता है कि वह उसके आने की उम्मीद कर रहा था क्योंकि मैरियन सीडेन की शरण की खबर कुछ समय पहले उसके पास पहुंची थी। पुजारी बताते हैं कि उनके पास सहायकों या भाईचारे का एक नेटवर्क है जिन्होंने पुरुषों के तरीकों को त्याग दिया है और जो लोग बेहतर जीवन चाहते हैं वे अक्सर अपने गोत्र में भाग जाते हैं। वह मानता है कि उसके भाईचारे ने उसकी यात्रा में मदद की और मैरियन ने पुष्टि की कि वह आकर्षण में कहती है कि लोगों ने कोई मास्क नहीं पहना है कि भक्त बच जाते हैं क्योंकि पुजारी मैरियन को उसके पैरों पर वापस आनते हैं। वह पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए मैरियन बताते हैं कि उन्हें अपने घर में वेंटिलेशन की समस्या का सामना करना पड़ा जिससे उनमें से कई बीमार हो गए। उनके इकलौते भाई जेकब को उनके लिए दवा चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, इसलिए उन्हें कंसोर्टियम द्वारा निष्कासित कर दिया गया। इन घटनाओं ने मैरियन की मदद नहीं की क्योंकि इससे ऑक्सीजन मास्क के बावजूद उसकी बीमारी अब तक खराब हो गई थी। वो कहते हैं कि दादाजी की तकनीक पृथ्वी को नष्ट कर देती है, फिर भी कंसोर्टियम अपनी वेदी पर पूजा करना जारी रखता है जबकि उसे अपने अभयारण्य के आसपास दिखाता है जहाँ से वे भयानक मशीनरी से बच निकले हैं। पुजारी मैरियन को बताता है कि उनके पास जीवन का शुद्ध रूप है और वे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्राचीन तरीकों को सिद्ध किया है। वे न केवल प्रौद्योगिकी को सुरक्षित स्थान से बाहर निकाल देते हैं बल्कि उन सभी लोगों को भी हटा देते हैं जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया है। इस प्रकार मैरियन ने स्वीकार किया कि वह राष्ट्रपति से मिलने आई थी क्योंकि उसने लोगों को उसके बारे में बात करते हुए सुना है, या अधिक विशेष रूप से वह चमत्कार जो वह सुनने में सक्षम है कि पुजारी एक बड़ी चट्टान को उठाते हैं और उसे प्रौद्योगिकी को दूर करने के लिए कह रहे हैं। कंसोर्टियम और जिस तरह से त्याग दिया, इसलिए वर्तमान समाज के रूप में वह 2 तरह से बंधे हुए रोबोट है। उन्होंने उत्तर दिया कि वह चाहते हैं कि मैं कसम खाऊं कि समय आने पर आप कंसोर्टियम की मशीनों को तोड़ देंगे और आप शुद्धता के कारण लिखेंगे। वो उसे यह मानने के लिए मना लेता है कि एक आदमी को मारना बेहतर है। यह एक ऐसी मशीन की ओर ले जाता है जिसकी चेतना एक रोबोट शरीर में स्थानांतरित हो गई है, बजाय इसके कि वह जीवित रहे और पीड़ित रहे। साथ ही पुजारी चाहता है कि मैरियन शपथ ले कि वह उसकी हर बात पर विश्वास करेगी। अपनी शर्तें पूरी करने के बाद मैरियन घुटने टेकते हुए उसकी बांह पकड़ लेती है और वह उसके प्रति अपनी भक्ति का वादा करती है और वह उस पर विश्वास करती है। पुजारी मैरियन को नहीं देखता है और इसके बजाय अपनी बांह को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन खड़ा होता है और उसे पकड़ना जारी रखता है। इस प्रकार पुजारी मैरियन से कहते हैं कि उनका विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से सिद्ध होना चाहिए। उसका नाम सुनकर रोबोट को घूरते हुए मैरियन को पुकारता है। मैरियन अवाक रह जाता है क्योंकि एक पुजारी सच्चाई की पुष्टि करता है। यह उसका भाई जेकब है जो अब अपने अपराधों के कारण एक संघ के साथ एक रोबोट में बदल गया है। हालांकि जेकब अब अपने वॉइस सिंथेसाइजर का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता है क्योंकि उसके शब्द गड़बड़ शोर के रूप में सामने आते हैं।
मैरियन अपने भाई के पैरों के लिए शोक मनाती है क्योंकि एक पुजारी ने उसे अपने भाई को यह कहते हुए देखने का आदेश दिया कि कंसोर्टियम ने उसके शरीर को काटने के बाद उसे शैतान की छवि में ढाला। बाद में पुजारी ने मैरियन को चट्टान सौंपते हुए उसे जेकब पीड़ित को खत्म करने के लिए धीरे से कहा। मैरियन को एक पल लगता है, फिर भी वह संकोच नहीं करता है क्योंकि वह चट्टान को कांपते हाथों से लेता है और जेकब के करीब डगमगाता है। उसकी हिचकिचाहट पर हताशा शासन करता है, इसलिए मैरियन ने चट्टान को उठाया और जोर से पटक दिया। यह उसके भाई के रोबोट के सिर पर वार करने के बाद हुआ, जबकि जैकब्स उसे रोकने के लिए बेताब थे। मैरियन जल्द ही अपने भाई को पूरी तरह से मारने वाले अंतिम झटके का सामना करती है क्योंकि उसका रोबोट शरीर टूट जाता है। सौदेबाजी के अंत के बाद मैरियन भी अपने भाई का शोक मनाते हुए जमीन पर गिर जाती है। पुजारी मैरियन का चेहरा अपना चेहरा बना लेता है क्योंकि वह उसका मुखौटा हटा देता है। पुजारी खुद को शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के रूप में घोषित करता है और मैरियन के घाव धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उपचार स्पर्श कर रहे हैं। वो खुशी और अपने उद्धार और शोक दोनों में रोती है कि अब उसने मैरियन को वह दिया है जो वह चाहती है। पुजारी उसे अपने अभयारण्य में जाने और शांति खोजने के लिए कहता है क्योंकि वह यहाँ सुरक्षित है। पुजारी दूर चला जाता है और अकेले एक अंधेरी सुरंग में चला जाता है। एक दरवाजे के पास पहुंचने पर वह इसे खोलने के लिए अपना हाथ उठाता है और तकनीक से भरे कमरे को प्रकट करता है। क्योंकि वह आगे बढ़ता है, उसके कपड़े उसके शरीर से उल्टे हैं जिसमें उसकी त्वचा का टुकड़ा भी शामिल है। मानव रूप है जैसे छीलकर अपने रोबोट शरीर को प्रकट करते हुए वह केंद्र में मशीन के पास पहुंचता है। पूजा में इसके बारे में अद्भुत इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। इससे चैनल को वास्तव में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद।